में किया था। I'll start from the same. थोड़ा सा मैं 2 to 5 मिनट्स उसे रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। First, we had seen in solid state types of solid. It can be divided into two form, crystalline form and amorphous form. हमारे पास ये दो फॉर्म है सॉलिड के. So crystalline, which are arranged in a proper manner, amorphous, which are arranged randomly. इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. अच्छा, मुझे कोई बताएगा which one is isotropic, which one is anisotropic out of crystalline and amorphous form? Crystalline was anisotropic and amorphous was isotropic. ठीक है, देवकी करेक्ट है. देवकी, what is this isotropic means? सर आइसोट्रॉपिक मतलब सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो कर. हाँ, मतलब एक प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर डायरेक्शन में सेम है, या और एक प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो वो एनाइसोट्रॉपिक. तो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होता है. सुनने में थोड़ा ओड लगता है, बट ऐसा होता है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने. या इसके बाद फिर हमने एमोर्फस सॉलिड को. अच्छा, व्हिच वन इज नोन एज सूडो सॉलिड? Pseudo solid. Amorphous solid. Amorphous solid is called pseudo solid. ये हमने देखा था. इसके बाद हमने फिर इसमें देखा था कुछ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिटेल्स में यूनिट सेल्स को डिफाइन किया. यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सॉलिड बाय द रिपीटेशन ऑफ व्हिच वी कैन कंस्ट्रक्ट द होल स्ट्रक्चर. जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जा सकता है. या ये था यूनिट सेल. फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इंटरफेशियल एंगल्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी अल्फा बीटा गामा एबीसी. लेटिस पॉइंट हमने डिफाइन किया. लेटिस पॉइंट जहां पे एटम को रखा जा सकता है, ये वो लेटिस पॉइंट था. देन वी हैड सीन 7 क्रिस्टल सिस्टम. क्यूबिक क्रिस्टल बोलते जाओ, चलो. टेट्रागोनल, अनम्यूट करके 10 बच्चे ऑर्थोथ्रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राई. यस. और इसको कुछ मेमोराइज करने के लिए लिखा था क्या हमने? देखो, सबसे पहले तो क्या था? पहला A equal to B equal to C, A equal to B equal to C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. हम अल्फा बीटा गामा को फिक्स रख रहे हैं. A equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C. ABC में 3 वेरिएशन हमने कर दिए. क्लियर? अल्फा बीटा गामा को 90 रखा. अब सेकंड केस में हमने क्या किया? अब हम वापस से A equal to B equal to C, A equal to B not equal to C, मतलब उसकी रिपीटेशन कर रहे हो. लास्ट वाले केस में कोई भी किसी से इक्वल नहीं. तो तुम इस वे में याद रखोगे तो याद होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा. एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस पे. What is hexagonal? What are the properties for hexagonal? ABC alpha beta gamma में रिलेशन. पता चला पूरा सॉलिड बहुत अच्छे से किया और यही चीज हमें याद नहीं. तुम्हें क्या, इवन मुझे भी काफी बार नहीं याद रहती. तो ये जो नेम वगैरह ना, मैंने स्पेशली 2 साल पहले, मुझे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, मुझे भी याद नहीं रहता. 2 साल पहले मैंने ढूंढा कि इसको याद करने का कुछ तो तरीका निकाला जाए. तो कहीं से मुझे मिला, नेट पे देखा कुछ, मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया और फाइनली इस पे मैं आया. तो मुझे भी इससे याद रहता है. नहीं तो मैं भी, तुम रैंडम में मुझसे पूछोगे तो शायद मैं भी एक बार में भूल जाऊंगा. तो कभी ठीक है, वो पढ़ाते टाइम देख ये लिखा देते हैं, बट वो याद नहीं होता है. थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चंस इस पे से आए हुए हैं. चलो, इसके बाद हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 14 यूनिट सेल्स देखे. मैक्सिमम यूनिट सेल किस क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं? ऑर्थोरोम्बिक. कितने होते हैं इसमें? 4. Primitive, face center, बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर. एंड सेंटर. और इनको हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करके देखा था कौन सा किस उसमें होता है. प्रिमिटिव क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर क्या होता है, ये सब कुछ ड्रॉ किया था. क्लियर? क्लियर है उतना? यस सर. तो अब हम आगे चलें इसके बाद. यस सर. मुझे समझ में नहीं आया, 45 स्टूडेंट, रफली 15-17 बच्चे एब्सेंट कर क्या रहे हैं तुम्हारे क्लास में?
तुम्हारा शेड्यूल 2 लेक्चर का था, 3 लेक्चर का था? 3 लेक्चर। 3। सिर्फ लेक्चर ही चेंज होगा ना? हाँ सर। चलो अब हम आते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। हमें ये जो 14 यूनिट सेल्स है, ओनली वी नीड टू सी इन डिटेल्स फॉर द 4 यूनिट सेल्स, क्यूबिक के तीनों और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये 4 यूनिट सेल्स को हमें डिटेल में देखना है। क्लियर? क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बोर्ड पे जो लिखा है दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा लिखना है? दिख रहा है सर। ठीक है। सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इस केस दिस इज आल्सो कॉल्ड एससी, सिंपल क्यूबिक, ऐसा भी कहा जाता है। अब हमें इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। क्यों? सबसे पहले तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। This is the simple cubic lattice in which cubic lattice मतलब A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उस यूनिट सेल को हम डिटेल में देख रहे हैं। एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम को प्लेस कर दिया है। Position of atoms at corners only। एट कॉर्नर्स, 8 एटम्स। तो एटम की पोजीशन सारे कॉर्नर पे हमने एटम को रख दिया है। पता है ये जो एक्चुअली दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे we don't have any line joining this atoms। ऐसा नहीं कि जब हम एटम को इस लेवल पे देखने जाएंगे तो ऐसा कुछ लाइन ज्वाइनिंग है। we have only atoms। हमने तो लाइन उन्हें समझने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए ड्रॉ कर दिए। क्या ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ये जो 4 एटम्स तुम्हें दिख रहे हैं 1 2 3 4। अब फर्दर इनके आगे 4 एटम्स होंगे, इनको हम कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा लाइन आ जाएगी। ये ओनली एटम्स, एक एटम के साइड में दूसरा एटम। या और सिमिलरली जब और आगे के मैं ड्रॉ 3D में ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, और आगे के ड्रॉ करोगे तो 1 2 उनके सेंटर को ऐसे कुछ कनेक्ट करोगे तो अब वो मैं नहीं विजुलाइज करवा पाऊंगा ना तुम्हें 3D में। सिर्फ 4 एटम्स ही ड्रॉ करो, वही बेटर है। एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं?
How many surfaces are present in one cube? 6. किसी भी एक सरफेस का व्यू ऐसा होगा, टॉप ले लो 1 2 3 4, फ्रंट ले लो 1 2 3 4, कोई भी एक सरफेस ले लो, एक फेस ले लो, व्यू ऑफ एनी सरफेस और फेस, या बी रिलेशन बिटवीन कोई बता सकता है एज लेंथ यहां से यहां तक, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, क्यूबिक सिस्टम में ए बी सी ऑल आर इक्वल, सो ए बी सी सारे इक्वल हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस? क्या रिलेशन आएगा? एनीवन? Edge length is equal to 2 atomic radius. एग्जैक्टली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है r, ये फर्दर r, ये एज लेंथ हो गई, क्लियर? सो r प्लस r, बेसिकली दोनों एटम कांटेक्ट में, उनके सेंटर को ही तो कनेक्ट कर रहे हैं, तो r प्लस r 2r, वो तो हमने इसको समझने के लिए बीच में ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं किया है, एक्चुअली ऐसा कुछ दिखेगा, r प्लस r 2r, so edge length a equal to 2 times of atomic radius. Is that okay? Second analysis. Yes, sir. Effective number of atoms per unit cell. ये थोड़ा सा समझने का है. This is one of the unit cell. Clear? Second unit cell इसके साइड में कुछ ऐसे होगा. ये सेकंड यूनिट सेल हो गया, यहाँ पे भी एटम्स होंगे. क्लियर? कुछ ऐसा होगा. क्या ये वाला जो एटम है, दिस एनी कॉर्नर एटम, एनी वन ऑफ द एटम, मैं इसको होल्ड करता हूँ, क्या ये जो एटम है इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में दोनों में काउंट हो रहा है? जब तुम इस यूनिट सेल को देखोगे तो इस यूनिट सेल का भी पार्ट है कॉर्नर, और ये कॉर्नर इस यूनिट सेल का भी पार्ट है. तो मुझे ये बताना है वो जो क्यूब हमने बनाया है, व्हाट इज द इफेक्टिव पार्ट ऑफ दैट एनी वन ऑफ द एटम इनसाइड द क्यूब. मतलब ये एटम कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना है. The effective number of atoms per unit cell, is that okay? Effective number of atoms per unit cell का क्या मतलब होगा? 100% ये इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है, कुछ यूनिट सेल के बाहर भी है. चलो मुझे कोई बताएगा जो कॉर्नर वाला एटम है एक क्यूब में, उसका कितना पार्ट होगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कितना पार्ट उसका अंदर होगा? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं. कैन यू टेल मी one corner of a cube will be shared by how many cubes? Any one corner is shared by how many cubes? तुम इमेजिन कर सकते हो, जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम का एक कॉर्नर होल्ड करो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह यूनिट सेल है, वो तो 3 डायमेंशनल पूरा सॉलिड है. हाँ बताओ क्या आंसर आएगा? 4. 4 पक्का? 4 से ज्यादा नहीं आ रहा किसी का भी? 8 आएगा आंसर. आंसर विल बी 8. देखो कैसे, इस कॉर्नर, तुम तो पहले सबसे पहले जिस रूम में हम बैठे हैं उसको हम होल्ड करते हैं. एक कॉर्नर इमेजिन करो, क्लियर? जिस रूम में तुम बैठे हो उस कॉर्नर, इस रूम के बैक साइड में एक रूम, वो कॉर्नर शेयर करेगा, 2 रूम हो गए. एक इस साइड में रूम, क्लियर? उस साइड में रूम, वो शेयर करेगा कॉर्नर, 3 हो गए. 1 2 3 4, मतलब एक जिस रूम में हम बैठे हैं, एक उसके पीछे वाला, और सिमिलरली 2 उसके साइड वाले, 4 रूम हो गए. अब 4 रूम इस रूम के ऊपर भी होंगे जिनका एक कॉर्नर सेम होगा.
तो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूँ। यह देखना, ये वाला कॉर्नर 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल। कौन से? इस प्लेन में जो बोर्ड के पीछे वाला प्लेन। अब 4 यूनिट सेल इस बोर्ड के आगे वाले में होंगे। यह एक फ्रंट में, एक बैक में, एक फ्रंट में, एक बैक में से 2 ऊपर यहाँ पर फ्रंट में और 2 बैक में। क्या इमेजिन कर पा रहे हो 8 कॉर्नर शेयर हो रहे हैं? या मैं थोड़ा कुछ और डिटेल में वीडियो बताऊं? जल्दी बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो 8 शेयर हो रहे हैं? Yes, Nice. sir. Yes, sir. तो मैं लिखाता हूँ इसको एक। समझा सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल इन दिस चैप्टर। यदि वो नहीं समझ में आया तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। I think screen is visible now, right? Yes, sir. Yes, sir. देखो, आवाज नहीं आएगी, तुम्हें सिर्फ वीडियो ही दिखेगा। ये इन्होंने बताया है, मतलब एक यूनिट सेल में उन्होंने कट कर दिया, ऊपर जो भी उसके बाहर के पार्ट थे उसको कट कर दिया
और फिर उन सारे जो 8 कॉर्नर्स थे उसका जितना बचा हुआ पार्ट था उसको कंबाइन करके उन्होंने एक एटम बनाया है। ये 8 एटम आ गए कॉर्नर। हमारे यूनिट सेल में इतना कंटेंट है जितना दिख रहा है सेकंड पिक्चर में। यस सर। अब उसको कंबाइन करके उन्होंने एक एटम बनाया है, इफेक्टिवली 1 एटम है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं उसको। ये तो बॉडी सेंटर का ये बताया था, फिर एक्सप्लेन कर मतलब करना ही मुझे उसको। उसके बाद बॉडी सेंटर में तुम देखोगे कुछ ये सीन था हमारे पास। एक सारे कॉर्नर्स पे एटम है, एक बॉडी के सेंटर पर एटम है। क्लियर? कुछ ऐसा दिखेगा। फर्दर उसे हम यदि बाहर लाके ड्रॉ करें, विल हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियो। कुछ ऐसा दिख रहा है। समझ पा रहे हो? एक यूनिट सेल में जो एक बॉडी सेंटर वाला आइटम है वो 100% इनसाइड है और 8 कॉर्नर्स वाले। कितने इफेक्टिव आइटम हो गए बॉडी सेंटर में? कॉर्नर्स का तो 1 आएगा और एक आ गया बॉडी के सेंटर में जिसका 100% कंट्रीब्यूशन। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन हो गया इसमें 2। सिंपल क्यूबिक में था 1। सो कॉर्नर्स का 8 into 1/8, बॉडी सेंटर का 1 into 1, 100%। ये है फेस सेंटर। फेस सेंटर में सारे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और हर फेस के सेंटर पर एक एटम है। क्लियर? उसको जब हमने अलग से ला के ड्रॉ किया कुछ ऐसा दिख रहा है। पर यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखेगा जो सेकंड डायग्राम है। यदि हमने उसको क्यूबिक पार्ट कट कर लिया, बाकी के हटा दिए, तो हर कॉर्नर पे एटम्स दिख रहे हैं और हर फेस के सेंटर पर। अच्छा, फेस के सेंटर पे कितना परसेंटेज एटम आ रहा है? कैन वी से दैट हाफ ऑफ द एटम प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, हाफ ऑफ प्रेजेंट आउटसाइड द क्यूब। एक्जेक्टली हाफ दिख रहा है, हाफ ऑफ द स्फीयर। Yes, sir. यस सर। ऐसे कितने हाफ स्फीयर हैं? कितने फेसेस होते हैं? 6. तो 6 का हाफ फेसेस काउंट किया, 3 एटम आ गए और एक कॉर्नर वाला। टोटल 4 एटम्स आ जाएंगे इसमें इफेक्टिवली। कॉर्नर्स 8 into 1/8, at the center of face 3 atoms, that is 6 into half। मैं अगेन बोर्ड पे भी इसे बताऊंगा, जस्ट अभी ये वीडियो ऑन किया था तो इसमें हम देख रहे हैं। एक्चुअली सॉलिड कुछ ऐसा होगा, बट हम उसे जस्ट थोड़ा सिंपल वे में ड्रॉ करने समझने के लिए लाइन डायग्राम बना। ठीक है, चलो आई थिंक अभी सभी को क्लियर होगा 8 into 1/8 क्यों आ रहा है। नहीं तो बेस्ट मैं डे 1 से, मतलब जब मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया, मेरे टीचर ने मुझे जिस रूम में बैठे उस रूम से इमेजिन करना बताया और वहीं से सबसे अच्छा इमेजिनेशन होता है। जिस रूम में बैठे उसे क्यूब एज्यूम कर लो, कॉर्नर चेक कर लो, एक कॉर्नर कितने क्यूब शेयर करेंगे। हमारे रूम के ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह रूम, तो एक ये रूम, एक इस साइड रूम, एक इस साइड और एक उसका पॉइंट, 4 इस प्लेन में और 4 उसके ऊपर वाले प्लेन में, 4 सेम फ्लोर पे, 4 उसके ऊपर वाले फ्लोर पर। तो 8 रूम है जो उसे शेयर करेंगे।
packing fraction next term. Volume occupied by atoms per unit cell upon volume of unit cell. कितना परसेंटेज पैकिंग हुआ है, कितना परसेंटेज पैकिंग हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर तुम देखोगे जब एटम को हमने रखा, वी माइट हैव सम एम्प्टी स्पेस, क्योंकि स्फीयर को तुम क्लोज कितना भी क्लोज रखोगे उनके बीच में कुछ जगह बच जाएंगी, तो जो जगह बचेंगी वो वॉइड हो गई। हमें ये बताना है कितना पैकिंग हुआ है। क्लियर? क्या करोगे जल्दी से बताओ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए? Anyone has any idea how to calculate this packing fraction? बोलो जल्दी। प्रिया? सर वो पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम में से एटम्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा, मतलब जितना ओपन स्पेस है वो बचेगा ना। हाँ, तो कैसे कैलकुलेशन होगा इसका? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल। इफेक्टिवली कितने एटम्स है एक यूनिट सेल में? कितने यूनिट सेल है? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया हमने। अब सेकंड आता है, हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है? वो a क्यूब है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस? तो उसे रखकर इसे कैंसिल कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब a इक्वल टू 2r होल क्यूब। सो r क्यूब कैंसिल हो गया। 4π/3, 2 का क्यूब 8, 4/8 हो गया 2। तो ये आ रहा है π/6। सॉल्व करने पे आएगा 0.52 और 52%। 0.52 और 52%। यार हमें इस फॉर्म में भी आंसर दिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो मुझे भी नहीं याद है π/6 ऐसा मतलब नहीं किया है, बट हाँ 52% याद है। ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 2 स्टेप में आंसर आए। इसी के कंटिन्यूएशन में एक आता है वॉइड फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन वॉइड का है? 52% पैकिंग है तो वॉइड का फ्रैक्शन कितना हो गया? 48%, 0.48।
अदिति अमृता कॉपी कर लिया है? Yes, sir. पैकिंग फ्रैक्शन कितना वॉल्यूम एक्चुअली एटम्स ने ऑक्युपाइड किया है, द फ्रैक्शन द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, void fraction how much void vacant space is remaining there। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम से उसका कोऑर्डिनेशन है, कितने एटम से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। या मैं अगेन एक वापस से वो डायग्राम यदि ड्रॉ करूंगा, we have one atom here, this atom is in contact with this atom, क्लियर। वो तो हमने ड्रॉ ऐसा किया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था दोनों एटम कांटेक्ट में होंगे, एक फेस में जो भी एटम है वो आपस में इसके कांटेक्ट में होंगे। तो इसके कांटेक्ट में कौन सा एटम आ गया, 1 2, डेफिनेटली दिस इज नॉट इन कांटेक्ट, क्लियर। यदि तुम इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तुम चेक कर सकते हो, ये एटम इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, बट क्रॉस में कांटेक्ट में नहीं। सो 1 2, सिमिलरली एक यूनिट सेल यहां पर होगा, इसका एटम ये भी कांटेक्ट में, क्लियर। एक बैक साइड होगा, ये वाला एटम ये भी कांटेक्ट में, वन विल प्रेजेंट ओवर हियर। मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर, क्योंकि जब मैं बोर्ड की तरफ करके बोल रहा हूँ तो आवाज आती ही नहीं आती तो आती है सर। Yes, sir. ठीक है। मतलब तुम्हें कहीं भी किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा, किसी भी टीचर का जब तुम्हें लगता है ना कि वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर, या क्योंकि सी nobody is habitual of this thing from their birth, या हमें बोले स्टार्टिंग से। I have been teaching for last 11 years, but ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है ऑनलाइन मोड, ना तुम बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो, ना हम बहुत ज्यादा यूज्ड टू। तो जितना वैसे ऑलरेडी अब 1 साल हो गया है, तो काफी कुछ चीजें तो सिंक्रोनाइज हुई हैं जिस वे में हमें करना चाहिए, बट किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगता है ना कि ये थोड़ा सा इशू फेस हो रहा है, तुम टीचर को कम्युनिकेट करो। मतलब तुम यदि अपने एंड से कम्युनिकेट नहीं करोगे, वैसे ही हम स्क्रीन के तुम उस साइड हो हम इस साइड है, पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। एट द एंड एम यही है कि तुम तक डिलीवर होना चाहिए चीजें। तुम्हारा स्कोर जो भी है, तुम तुम्हारे कैरियर की बात है, 2 साल अब तो एक ही बचा है, उसमें कहीं भी कुछ भी हम चीजें इग्नोर ना करें, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं करें। नो डाउट देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, बट जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस भी मोड में हम बेस्ट अपना ट्राई करें, हम भी हमारे एंड से यही ट्राई करते हैं, तुम्हें भी यही ट्राई करना है और कम्युनिकेट करते रहना है। अब तुम्हारा थोड़ा सा काफी बार चीजें यदि अप डाउन होंगी, फीडबैक मिलेगा तो सही रहेगा, क्लियर। इवन जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, ये तो चलो अभी में विजिबिलिटी ये वो सब कुछ, हर चीज का फीडबैक भी होता था, टीचर्स का भी फीडबैक होता था, ऑफिस में मैनेजमेंट का भी फीडबैक होता था, बट शायद तुम्हारी क्लास में हुआ है फीडबैक अभी या नहीं हुआ है? हो गया, हुआ। हो गया। लास्ट ईयर तो बहुत मतलब पता ही नहीं था किसको कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे करना है, बट अब सबको इतना तो आइडिया लग गया कि कोविड किसी को नहीं पता कब तक रहना है। मतलब लास्ट अप्रैल में 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, किसने सोचा था कि हम अगले 25 मई को भी ऐसे बैठे होंगे? वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ऐसा है कि हमें नहीं पता कितना टाइम चलना है। जब 1920 में आया था पैंडेमिक तो 3 साल चला, अभी तो हमें 1.5 साल ही हुआ है। तो ठीक है, जिस भी सिचुएशन में हो, मतलब बेस्ट अपना जो हमें मिल सकता है, जो कर सकते हैं, जो करवा सकते हैं वो कर लें, ठीक है। फीडबैक भी इसलिए दिया गया है, उसमें स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स ऐसे डाले गए थे कि यदि हम विजिबिलिटी को लेकर, स्क्रीन को लेकर हमें कैसा दिख रहा है, कैसा पता चल रहा है, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, दे ऑल आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, मतलब वेल ट्रेन्ड, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ये फीडबैक सिर्फ इसलिए लिया गया कि ऑनलाइन में जो हम कोई भी टीचर यूज टू नहीं, यदि कुछ सही चीजें की जा सकती है, जो तुम्हें गलत फील हो रहा है तो उसे किया जाए। तो फीडबैक भी जब देना चाहिए एकदम ऑनेस्टली देना चाहिए। मतलब तुम्हें कोई टीचर पढ़ाने नहीं पढ़ाने बात की बात है, बट यदि तुम्हें लगता है इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है तो बिल्कुल देना चाहिए, क्लियर। स्पेशली पॉइंट जो उसमें लिखने के थे कि तुम टाइप कुछ कर सकते हो, तो वो उसमें भी लिखना चाहिए था कि हाँ ये चीजें हैं जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है हमेशा, क्लियर, ताकि हम
बेस्ट दे सकें। तुम्हारा जो कैरियर है, फीस तो बात की बात है, फीस आज से 2 साल 3 साल बाद ना तुम्हारे लिए मैटर करेगी, तुमने जो है दिए सब भूल जाओगे ना, हमारे लिए शायद इतना मैटर करेगा। मैटर ज्यादा यही करता है कि तुम्हारा कैरियर है जो बनना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी डॉक्टर बनना है, बट हाँ एटलीस्ट जहां हम डिजर्व करते हैं उस पोजीशन पे तो चले जाए। ओके 1 2 3 4 गायब कर दिया मैंने। अच्छा 4 यहाँ लिखा नहीं। 4 5 एंड 6 इन द फ्रंट यूनिट सेल, जो आगे की तरफ यूनिट सेल है 6 उसके कांटेक्ट में होगा। डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस z, इन 6 डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस a पर 6 एटम्स कांटेक्ट में है, जो डायरेक्टली टच में, जो नियरेस्ट नेबर है, जो सबसे क्लोज हैं। क्या अभी ये डेफिनेशन और फर्स्ट कोऑर्डिनेशन समझ में आता है सभी को? हाँ। आई एम वेटिंग, इसका डाउट है तो क्लियर करो अभी। अथर्व, बोथ अथर्व, शौनक, क्लियर है सर। यस सर। आज यश दोनों ही नहीं है, शिरोरे भी नहीं है आज। श्रीनिवास क्लियर है इतना? चलो अब आते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पर। हम बोले फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर और वी कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ आर सेम। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही सेम है, 6 डिस्टेंस ए। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12 डिस्टेंस रोड टू ए। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर डेफिनेटली यदि हम बोल रहे हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कांटेक्ट में, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कांटेक्ट में नहीं होंगे। इसका ये वाला फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, दिस वन इज सेकंड नियरेस्ट नेबर। क्या तुम्हें ऐसा कोई एटम दिख रहा है इससे जो इस एटम के अलावा ज्यादा क्लोज हो? ए डिस्टेंस, रूट टू ए डिस्टेंस। Do you have any atom? Can you visualize any atom which is more close to this atom? बोलो जल्दी, यस नो। क्या ये ही सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पे काउंट होगा? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये काउंट हो जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर along the edge, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर along face diagonal, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर along body diagonal। क्लियर? वैसे थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे बहुत ज्यादा काम करेंगे, एडवांस वगैरह में ज्यादा डिटेल में, सेकंड तक याद रखोगे इनफ। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिखा है, एट अ डिस्टेंस रूट 2a। चलो, कैन यू इमेजिन दिस 12 एटम्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर व्हिच आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस रूट 2a फ्रॉम द गिवन एटम? क्या तुम ऐसे 12 एटम को विजुअलाइज कर पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा हूं? एक बार फिर से बताइए सर। फिर से बोलो। चलो 12 आइटम में तुम्हें विजुलाइज करवाता हूँ। थोड़ा सा टफ है, समझना है। टफ मतलब थोड़ा मुझे विजुलाइज करवाना टफ है, वैसे इतना कुछ वो टफ नहीं है। तुम आ जाओ वापस से उस रूम में जिस रूम में तुम बैठे हो। क्या? अब एक कॉर्नर होल्ड कर लो। मैंने होल्ड कर लिया ये कॉर्नर। क्लियर? इस कॉर्नर को होल्ड करने के बाद उससे ये फेस डायगोनल पे चला गया। मैं ऊपर वाला एक कॉर्नर होल्ड किया, उसका एक फेस डायगोनल, एक एटम आ गया कोऑर्डिनेशन।
क्लियर? अब जिस रूम में हम बैठे हैं उसके उस साइड में एक रूम होगा, उसका वो फेस डायगोनल दो। सिमिलरली जैसे दो रूम ये थे, दो इसके साइड वाले रूम होंगे, तो उसका फेस डायगोनल मतलब ये हमारा कॉर्नर होल्ड किया 1 2 3 4, 4 एटम इस प्लेन पे आ गए फेस डायगोनल वाले। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? यस Yes, sir. 7 एटम आ गए इस प्लेन पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेन पर। उसको होल्ड करने के बाद, उस कॉर्नर को होल्ड करने के बाद डायगोनली फेस डायगोनली नीचे चलेगा। अभी तो हम उसी इस प्लेन में गए, अब इस प्लेन पे चले जाओ। यहाँ पर एटम है 1, हमारे ही रूम में एक एटम, हमारे साइड वाले रूम में दूसरा एटम, ऊपर वाले रूम में और उसके साइड वाले रूम में। तो यहाँ पर 1 2 3 4। क्या हम इस प्लेन में 4 एटम को विजुलाइज कर रहे हैं? पहले इस प्लेन में किया था, अब इस प्लेन में 1 2 3 4 कर पा रहे हो 4 फेस डायगोनल एटम? हाँ Yes, sir. अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लेन पर। कौन सा प्लेन लेने? ये प्लेन जो बोर्ड वाला प्लेन है, उस कॉर्नर को होल्ड किया और बोर्ड वाले प्लेन पे फेस डायगोनल पे आ गए। 1 उस साइड वाले रूम में, 2 क्लियर, और 2 उसके ऊपर। तो यहां पर हैं हम, ये एटम था कॉर्नर 1 2 3 4, 4 इन दिस प्लेन, 4 इन दिस प्लेन, 4 इन दिस प्लेन। एक्स वाई वाई जेड एग्जैक्ट प्लेन में 4 4 4 12 आइटम्स। क्या क्लियर है? भी सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। यस यहां से एक फेस डायगोनल ये, एक इसके फ्रंट और 2 ऊपर, एक फेस डायगोनल ये, सेकंड थर्ड और 4 इस प्लेन में, 4 इस प्लेन में, और फोर्थ आगे इस प्लेन में 1 2 3 4। मतलब बेसिकली 4 4 4। चले अब हम आगे। कौन से नंबर पे थे हम? ए बी सी डी ई, कौन सा था ये? इसके बाद क्या आएगा? G. एफ हो गया ना? एफ है ये F. एफ पहले आता है, जी पहले आता है? F. एफ पक्का है? बी सी डी ई जी एफ नहीं, ई एफ जी, ठीक है।
Mass upon volume is density. Mass of one unit cell upon volume of one unit cell. एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं उनका मास. Z is the number of atoms into mass of one atom. क्या हमें ये समझ में आता है? How do we write this number of mass of one atom? मोलार मास, एक मोल का मास, हमें एक एटम का मास चाहिए, डिवाइडेड बाय Na. क्लियर? इसको Na से डिवाइड करोगे मतलब मास ऑफ वन एटम. वन मोल एटम का मास अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, मास ऑफ वन एटम into effective number of atoms per unit cell. ये हो गया mass of all the atoms in one unit cell, a cube volume. क्या इतना क्लियर है? हाँ. कुछ क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड. यस. एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ स्क्रीन पे. अच्छा क्वेश्चन है. तुम्हें क्वेश्चंस लिखना भी है पहले लेक्चर नोट्स में, उसके बाद सॉल्व करना है. Question is visible? Yes, sir. A compound formed by element X and Y has a cubic structure in which X atoms are placed at corner of the cube, Y atoms at the face center. फर्स्ट पार्ट में तुम्हें X और Y का Z इफेक्टिव निकालना है. Z इफेक्टिव आ गया मतलब फॉर्मूला आ गया उसका. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है. यदि जितना भी मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझा होगा तो कर पाओ. फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बताया गया है, हाफ होता है 50%. First you need to copy this question in lecture notes. ठीक है.
चलो बता दूं क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पर। A compound formed by element x and y has a cubic structure in which x are at the corner. तो x corner पर है and y atoms are at the face center. 6 face center, half contribution 3. So x, y, 3. कॉर्नर का z इफेक्टिव कितना होगा 1। तो यदि कॉर्नर का z इफेक्टिव 1 है, x के 1 एटम पर यूनिट सेल, और जो फेस सेंटर है उसका z इफेक्टिव है हाफ। 6 फेस सेंटर, 6 into 1/2 3। 1 एटम फॉर x, 3 एटम फॉर y। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 and 3। सेकंड पार्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब, इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले थर्ड पे आ जाता हूं। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड x1 y3 x5। अब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स, 6 फेस सेंटर, टोटल 14 एटम्स। इफेक्टिव नहीं पूछा है, टोटल पूछा है। तो टोटल 8 कॉर्नर्स पे 6 फेस सेंटर पे 14। पहले का आंसर 1 3, सेकंड का 14, थर्ड का x5। क्या ये क्लियर है? यस सर। इसमें सेकंड पार्ट था, if all atoms are removed from a single axis passing through center of the cube and face center। मतलब एक एक्सिस को हमने कुछ ऐसे पास किया है और सारे एटम यहां से रिमूव कर दिए, एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर। जो सेंटर से पास हो रही है, passing through, if all the atoms are removed from a single axis passing through a center of the cube and face center। मतलब ऐसे कैलकुलेट ऑल अबाउट थी। तो हमने एक एक्सिस को पास किया दो फेस सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे दो एटम है, इन्हें रिमूव कर दिया। तो x तो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। x के अभी भी 1 एटम, y के आउट ऑफ 6 एटम 2 हैज बीन रिमूव। दो एटम रिमूव कर दिए तो y का आएगा 4 into 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 into, सेकंड पार्ट का आंसर जो यहाँ पे 8 था, ये 8 रहेगा, 6 की जगह 4। सेकंड पार्ट का आंसर 12। 8 plus 4 12। थर्ड पार्ट का आंसर x1 y2 xy। सिर्फ इतना डिफरेंस आया है, दो एटम जो फेस सेंटर के थे उन्हें रिमूव कर दिया। y फेस सेंटर पे था, बजाय 6 के 4 हो गया है। क्या सेकंड पार्ट क्लियर है अभी? जानवी, कुमुद, लोकेशा, महक, मानसी, इज दैट ओके? यस सर। Yes, निकिता? sir. ठीक है। हाँ, तुम्हें इसका बुकलेट तुम्हारे पास है ना, सॉलिड स्टेट का? बुकलेट है नहीं है सॉलिड का? नो सर। रेजो सर पर है? No, sir. रेजो सर, यस। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं भी देखता हूँ मेरे पास इसका है, मेडिकल का है या नहीं है। यदि होगा तो मैं इसको स्कैन करके एटलीस्ट एक्सरसाइज ग्रुप पे भेज देता हूँ, और नहीं तो तुम रेजो सर से एक्सेस करो। होप 2-3 दिन में थोड़ा से परमिशंस मिलेंगी ऑफिस ओपन करने की, तो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, सेशन एंड कर दूं मैं आज का? Yes, sir. यस सर।